हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम सभी इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकेंड चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। इसका जो पहला चैप्टर है ऑलरेडी हमने उसका वीडियो डाल रखा है और ये जो यूनिट है टोटल 8 मार्क्स कंटेन करेगा, जैसा कि आप सभी जानते हो। तो उसमें से पहला चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने ऑलरेडी कवर अप कर रखा है और इस चैप्टर में जो हम सभी को टॉपिक्स कवर अप करने हैं वो है पहला, फर्स्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट वो आते हैं न्यूमेरिकल्स कि अगर हमें सिस्टम ऑफ चार्जेस गिवन है, जैसे दो चार्जेस के लिए तो ऑलरेडी सबको मालूम होता है ना, दो या दो से ज़्यादा अगर चार्जेस होंगे 3-4 चार्जेस, तो उनके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे यहाँ पे एक PYQ मतलब प्रीवियस ईयर में आ चुका सवाल है कि देखो आप सभी एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पे Q1, Q2 एंड Q3 चार्ज रखा गया है और हमें इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना है। तो ऐसे सवाल बहुत ईजिली आप सभी सोल्व कर सकते हो, बस थोड़ा सा ध्यान मतलब एक छोटा सा फॉर्मूला बस आपको सभी को याद रखना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यही टॉपिक पढ़ने का शुरुआत करते हैं और अगर आपको जानना है और क्या क्या टॉपिक इसमें पढ़ना है हम सभी को, तो सेकेंड में है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। और ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमें डाइपोल की वजह से मालूम करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ठीक है। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम किया था ना डाइपोल की वजह से, इसी तरह से हमें एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना होता है डाइपोल की वजह से। तो यहाँ तो ये चैप्टर से तो ये चीज़ बिल्कुल भी आप सभी नहीं छोड़ोगे क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और थर्ड हम लोग को जो पढ़ना है वो है कैपेसिटर। तो जनरली कैपेसिटर में हम लोग दो चीज़ पढ़ेंगे, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक और एक होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक के साथ, और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ठीक है। तो ये इतना ही पढ़ोगे ना तो इसमें से श्योर शॉर्ट है कि आप सभी को क्वेश्चन मैचअप हो ही जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना, और इसमें से हम सभी को न्यूमेरिकल सीखना है। तो चलिए पहले मेथड सीखते हैं, आप सभी कोशिश करोगे मेथड सीखने का क्योंकि सवाल तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आप सभी को ध्यान रखना है, जैसे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जिसको कि हम सभी V से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये क्या है पोटेंशियल, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दो अलग अलग चीज़ है, ठीक। तो पहले पोटेंशियल जानते हैं। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, ऊपर में लिखते हैं वर्क डन और नीचे में लिखते हैं चार्ज, ठीक। पूरा डिटेल नहीं हम लोग अभी इसमें पढ़ रहे हैं कि हाँ एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके किसी पॉइंट पे लाने के लिए जो भी वर्क डन करना पड़ता है उसको उस पॉइंट का पोटेंशियल कहते हैं, वो जो भी डेफिनेशन है, ठीक है, उसको भी हम लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि जल्दी से हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो V = W/Q और एक होगा पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये जनरल फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। और अगर हमें Q चार्ज के वजह से, किसी पॉइंट चार्ज के वजह से किसी R डिस्टेंस पे हमें पोटेंशियल मालूम करना हो किस चार्ज की वजह से, तो उसका फॉर्मूला होता है KQ/R। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था ना KQ/R का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता है, सिर्फ R होता है, ठीक, पहला। दूसरा कि अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना हो, है ना, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल के लिए तो ये फॉर्मूला फिक्स है, पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना हो जिसको कि U से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम इसी फॉर्मूला का हेल्प लेंगे। तो V = ये जो W/Q होता है ना, इसमें हम W = क्या लिख सकते हैं, V × Q लिख सकते हैं और इसी वर्क डन को हम सभी पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। तो अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना है ना तो हम यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करेंगे और कह देंगे कि वही वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, ठीक। चलिए अब इसमें न्यूमेरिकल्स किस तरह से सोल्व करने हैं, तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इस एग्जाम्पल को आप सभी कोशिश करोगे समझने का, ठीक है, और बहुत ही आसान है, बस स्टेप्स याद रखोगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है जिसका साइड अलग अलग हो, सेम हो। चलिए मैं अभी बहुत ही रैंडम ले रहा हूँ, इसको R1 कहते हैं, इस डिस्टेंस को R2 कहते हैं और इस डिस्टेंस को R3 कहते हैं। तीन साइड है ट्रायंगल का, तीनों अलग अलग साइड लेंथ के हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे सपोज करें एक Q1 चार्ज रखा गया है, Q2 चार्ज रखा गया है और Q3 चार्ज रखा गया है, ठीक। और इन सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना है। तो करेंगे क्या, सबसे शुरू में आप सभी तीनों चार्ज को इन्फिनिटी पे ले जाओगे, है ना, इन्फिनिटी पे रखोगे, ठीक। अभी यहाँ पे ये चार्ज नहीं है,
और एक एक करके हम सभी चार्जेस को यहाँ पे लाएंगे और उसको करने में जो भी वर्क डन हम लोगों को कैलकुलेट करेंगे ना, उसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। जैसे सपोज करें अभी Q1 यहाँ पे नहीं है, Q2 भी यहाँ पे नहीं है और Q3 भी यहाँ पे नहीं है, सभी कहाँ पे हैं, इन्फिनिटी पे हैं। अब सबसे पहले इस Q1 को या फिर Q2 को या फिर Q3 को, किसी को भी आप सभी पहले ला सकते हो, आपका मर्जी, लेकिन वही पोजीशन पे लाना है जहाँ पे पहले रखा गया था। तो सपोज करें Q1 को हम सबसे पहले ला रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, जैसे ही आप सभी यहाँ पे Q1 को लाओगे ना, तो आप सभी को एक वर्क डन करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि पोटेंशियल नहीं था तो वर्क डन 0 होगा, क्योंकि देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, V यानी कि जो भी पोटेंशियल मौजूद था उस पॉइंट पे, इंटू Q मतलब जो भी चार्ज को उठा के लाए थे। लेकिन W1 क्या होगा, W1 लिखते ना V इंटू Q1, लेकिन V तो 0 है, शुरू में कोई भी चार्ज नहीं था, इसीलिए हमने पहला वर्क डन 0 रखा। और इसको आप सभी एक्चुअली में एक ट्रेंड की तरह देख सकते हो कि जब भी कोई एक चार्ज को उठा के लाओगे ना शुरुआत में कोई भी चार्ज को, तो पहला वर्क डन 0 होगा, प्रोवाइडेड कि यहाँ पे कोई भी फील्ड नहीं है या फिर पोटेंशियल नहीं है तब। तो जनरली कोई भी पोटेंशियल या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से मौजूद नहीं होता है, ऐसे वाले सिस्टम का ही हम लोगों को निकालना होता है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे कुछ फिगर थोड़ा अच्छे से नहीं बना, यहाँ पे देखें क्योंकि ये समझना जरूरी है। तो सपोज करें कि अभी तीनों का तीनों चार्ज कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, और ये डिस्टेंस R1 था, ये डिस्टेंस R2 था और ये डिस्टेंस R3 था। चलिए, तो मैंने Q1 को उठा के इस पॉइंट पे लाया और उसमें वर्क डन कितना करना पड़ा, कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ा। अब दूसरा चार्ज को उठा के नहीं लाना है, पहले जिस चार्ज को उठा के आपने लाया ना, उसके वजह से हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल लिख लेना है, ठीक है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, तो किसी भी चार्ज के वजह से R डिस्टेंस पे अगर हमें पोटेंशियल चाहिए तो उसका फॉर्मूला होता है K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q जो चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखना है, और जो भी डिस्टेंस है वो, मतलब अगर ये Q1 चार्ज है तो इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, K Q1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है R1, ठीक। इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल कितना होगा, K Q1 बाय ये डिस्टेंस कितना है R3। जब पोटेंशियल आपने लिख लिया, अब आप सभी Q1 तो आ गया ना, Q2 और Q3 में से किसी को भी ला सकते हो पहले। तो चलिए Q2 को लाते हैं, Q2 तो यहाँ पे था ना, तो जैसे ही Q2 को उठा के यहाँ पे लाओगे आप सभी को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो जिस पॉइंट पे लाए हैं वहाँ पे पोटेंशियल लिखेंगे और जो भी चार्ज को उठा के लाया गया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। और पोटेंशियल कितना है, तो पोटेंशियल है K Q1 बाई R1 इंटू Q2। ये हम सभी को दूसरा वाला वर्क डन मिला है ना, W2। अब तीसरा वाला चार्ज को लाने से पहले ये सेकेंड चार्ज के वजह से यहाँ पे पोटेंशियल लिख लेना है। ये पहले से ही मौजूद था Q1 के वजह से, अब Q2 भी आ गया है, तो इसके वजह से भी यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, K Q2 बाई डिस्टेंस कितना है R2। हो गया, पोटेंशियल लिख लिया हमने। अब Q3 को भी उठा के ले आते हैं, तो Q3 को जैसे ही यहाँ पे लाओगे ना, तो W3 कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं W3 यानी कि जो भी पोटेंशियल है उसको लिखेंगे और जो भी चार्ज को उठा के हमने लाया है उसको लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, V कितना है यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा K Q1 बाई R3 प्लस K Q2 बाई R2 इंटू Q3। ये हो गया तीसरा वाला वर्क डन। अब लास्ट में अगर पोटेंशियल एनर्जी चाहिए ना, तो ये सभी वर्क डन को जोड़ देंगे, W1 W2 W3, क्योंकि यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो जाता है। तो W1 कितना था 0, W2 कितना निकला है K Q1 Q2 बाई R1 प्लस W3 कितना निकला है, ये पूरा K Q1 बाई R3 प्लस K Q2 बाई R2 इंटू Q3, ठीक है। चलिए, अगर ये भी समझ में नहीं आया तो प्रीवियस ईयर वाला सवाल लेते हैं, वो जरूर समझ में आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे एक सवाल गिवन है कि एक ट्रेंगल है, इक्विलेटरल ट्रेंगल है, मतलब तीनों साइड सेम होगा और तीनों वर्टिसेस पे Q1 Q2 Q3 तीन चार्जेस रखे गए हैं। तो इनके वजह से हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो हमें गिवन है एक इक्विलेटरल ट्रेंगल, सभी का साइड क्या है A, और इस पॉइंट पे Q1 चार्ज रखा गया है। अभी मैं यहाँ पे Q1 Q2 Q3 को क्या करूँगा, इन्फिनिटी पे कंसिडर करूँगा। और सबसे पहले Q1 को चलिए उठा के लाते हैं, वैसे कोई भी चार्ज को ला सकते हो पहले तीनों में से। तो Q1 को जैसे ही यहाँ पे
उठा करके लाएंगे इन्फिनिटी से इस वर्टिसेस पे, तो पहला वर्क डन तो जीरो होने वाला है क्योंकि पहले भी कोई भी पोटेंशियल नहीं था। अब दूसरा वाला को नहीं लाएंगे, पहले सभी जगह पे पोटेंशियल लिखेंगे, तो Q1 के वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा के Q1 बाई ए, और इस पॉइंट पे के Q1 बाई ए, क्योंकि डिस्टेंस ए है ना। अब दोनों में से 1 तो आ गया, अब दोनों में से किसी एक को उठा के लाएंगे। चलिए, तो Q2 यहाँ पे था ना, तो चलिए Q2 को जैसे ही यहाँ पे उठा के लाएंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो W2 इज इक्वल टू पोटेंशियल जो भी यहाँ पे है और जो चार्ज को उठा करके लाए हैं, तो V कितना होगा, तो V होगा के Q1 बाई ए, और ये Q2 तो पहले से था। ठीक, अब Q3 को नहीं लाना है, पहले पोटेंशियल लिख लेना है फिर लाना है। तो पोटेंशियल कितना होगा इस पॉइंट पे Q2 के वजह से, तो ये होगा के Q2 बाई डिस्टेंस कितना है A है। चलिए अब 3 को लाते हैं। जैसे ही Q3 चार्ज को लाओगे तो आप सभी को एक और वर्क डन करना पड़ेगा, वो कितना होगा, तो क्या होता है फॉर्मूला, V इंटू Q3, मतलब जो भी चार्ज को उठा के लाए हैं। और इस पॉइंट पे V कितना है, ये पूरा का पूरा V है, के Q1 बाई ए प्लस के Q2 बाई ए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, Q3 से। तीनों वर्क डन मिल गया। तो लास्ट में टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, W1 प्लस W2 प्लस W3। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना है 0, इसका वैल्यू कितना है के Q1 Q2 बाई ए प्लस W3, ये पूरा का पूरा के Q1 बाई ए प्लस के Q2 बाई ए इंटू Q3। ठीक है, यही एक्सप्रेशन होगा इस सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी का। तो आई होप आप सभी को समझ में आया हो कि किस तरह से हम सभी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का पता करते हैं। ठीक, चलिए सेकेंड टॉपिक जो है वो हम सभी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना है, किसके वजह से, डाइपोल के वजह से। ठीक है, अब इसके लिए क्या क्या आप सभी को बात याद रखना है, तो अगर कोई पॉइंट चार्ज है और अगर इसके r डिस्टेंस से हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना है, मतलब कि भी मालूम करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको कि k लिखेंगे, इंटू क्यू डिवाइडेड बाई जो भी डिस्टेंस है, वो स्क्वायर नहीं करना है। ठीक है, r होता है बस, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्क्वायर होता है, पोटेंशियल में सिर्फ r होता है। और यहाँ पे चार्ज को साइन के साथ रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव साइन और नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव साइन। और सॉरी, यहाँ पे मैं बताने के लिए भूल गया एक्चुअली में, यहाँ पे भी क्योंकि सभी चार्जेस यहाँ पे पॉजिटिव थे ना, इसीलिए यहाँ पे चार्ज को हम प्लस प्लस में रख रहे थे, लेकिन चार्ज का जो भी साइन होगा वही साइन हम लोग यहाँ पे रखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों में चार्जेस को साइन के साथ ही रखेंगे फॉर्मूला। ठीक है, चलिए, तो हम सभी को अभी ये जानना है कि किसी डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम सभी कैसे मालूम करेंगे। ठीक, तो सपोज करें कि एक डाइपोल हमें गिवन है जिसका लेंथ कितना है, जिसका लेंथ को 2a हम सभी कंसिडर करेंगे, और ये होगा -q और ये होगा +q, और मान लेते हैं कि हमें इस पॉइंट पे, इस P एक पॉइंट A होगा, चलिए, और इस A पॉइंट पे हमें मालूम करना है कि इस डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, वो मालूम करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, तो इस A पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा -q के वजह से भी होगा, +q के वजह से भी होगा, तो दोनों पोटेंशियल को जोड़ देंगे तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि -q से R2 डिस्टेंस पे है, +q से R1 डिस्टेंस पे है, और इसका मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पे है। और एक्चुअली में ये पोजीशन वेक्टर है ना, जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे आप सभी तो आप लोगों को डिस्टेंस मिलेगा। तो इसका जो हाफ डिस्टेंस होगा डाइपोल का वो A और A होगा। चलिए, अब इस A पॉइंट पे अगर हमें पोटेंशियल चाहिए तो +q के वजह से पोटेंशियल मिलेगा कितना, तो हम लोगों ने भी देखा कि किसी भी q चार्ज के वजह से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है k, वही वाला चार्ज और जो भी डिस्टेंस है। तो अगर हम ये +q के वजह से यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या निकलेगा स्टूडेंट, k q बाई जो भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है r1। ठीक, यहाँ पे वेक्टर में नहीं दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड हम लोगों को रखना है। चलिए, v माइनस क्यू कितना होगा, तो v माइनस क्यू होगा k माइनस क्यू बाई जो भी डिस्टेंस है R2। यहाँ पे माइनस हमने इसलिए रखा क्योंकि चार्ज माइनस में था, और यहाँ पे साइन के साथ रखा जाता है चार्ज को, पोटेंशियल में भी और पोटेंशियल एनर्जी में भी। अब अगर हमें P पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए, V नेट है ना, टोटल पोटेंशियल चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, ये दोनों पोटेंशियल को जोड़ देना पड़ेगा, यानी कि +q की वजह से पोटेंशियल और
माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल। लेकिन दिक्कत ये है ना कि R1 हमें नहीं मालूम, R2 भी हमें नहीं मालूम, ठीक। तो यही R1 और R2 हम चलिए पहले मालूम करते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को ये मानना पड़ेगा कि ये A जो है वो बहुत दूर पे है, डिस्टेंस, मतलब ये डाइपोल बहुत ही छोटा है और ये डिस्टेंस जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस डिस्टेंस पे पोटेंशियल, वो डिस्टेंस बहुत बड़ा है। तो हम लोग ये तीनों लाइन को लगभग पैरेलल मान सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि बहुत ही छोटा डिस्टेंस पे आप लोगों को जैसे यहाँ पे एक लाइन है और ये पॉइंट लेते हैं और आपको कहेंगे कि ये बहुत सामने है इस लाइन के, तो आपको इसको पैरेलल नहीं बोल सकते, दिख रहा है कि ये थोड़ा इंक्लाइंड है। लेकिन अगर ये बहुत ही छोटा हो ये और पॉइंट बहुत बड़ा हो और हम यहाँ पे इस पॉइंट पे मिलाने का कोशिश करेंगे ना, तो ये देखो लगभग आपको पैरेलल नजर आएगा। तो यही केस यहाँ पे है कि ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत दूर में है और ये डाइपोल बहुत ही छोटा है। तो हम लोग इस तीनों लाइन को पैरेलल मान सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, ठीक है, तो आप सभी देखो, तो ये एंगल को अगर मैं थीटा बोलूंगा तो इस एंगल को भी मैं थीटा बोल सकता हूं, क्योंकि ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो ये ट्रांसवर्सल बन गया ना, ठीक है। तो इसको और इसको हम लोग थीटा बोल सकते हैं। अब अगर ये R1 चाहिए हमको, देखिए ये R1 चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक तो R था, ये पूरा का पूरा R था। R में से अगर ये छोटा सा हिस्सा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूँ, ठीक, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, अगर ये थीटा है ना, तो ये वाला हिस्सा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हिस्सा, तो पूरे में से अगर इस हिस्सा को हटा दें तो हमको R1 मिलेगा। हाँ, तो R1 कितना होना चाहिए, तो R1 होना चाहिए जो भी R है, टोटल डिस्टेंस जो है, इसमें से ये छोटा सा हिस्सा को माइनस करेंगे। और ये छोटा सा हिस्सा कितना होगा, तो ये छोटा सा हिस्सा होगा A कोस थीटा। आई होप आप सभी को मालूम हो, जिधर थीटा होता है ना, उधर कोस लेते हैं और इसके परपेंडिकुलर में क्या लेते हैं, साइन लेते हैं। अगर हमें ये मालूम करना रहता ना, तो इसको बोलते हैं A साइन थीटा। और अगर जिधर थीटा के साइड में अगर कंपोनेंट लेते हैं तो उसको लिखते हैं A कोस थीटा। तो R में से माइनस कर देंगे ये छोटा सा हिस्सा, और ये छोटा सा हिस्सा कितना है, A कोस थीटा। तो R1 तो मिल गया, मतलब कि ये प्लस क्यू वाला क्या बन जाएगा, KQ बाई R माइनस A कोस थीटा। सिमिलरली अगर R2 आप सभी देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक R है और यहाँ से यहाँ तक R2 है, मतलब ये एक्स्ट्रा हम लोगों को चलना पड़ा तब R2 मिला। तो यहाँ से यहाँ तक तो R था और एक्स्ट्रा चलना पड़ा कितना, A कोस थीटा, क्योंकि ये जितना होगा उतना ही ये है। तो R2 कितना हो गया है, R2 का वैल्यू कितना है, R प्लस A कोस थीटा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस KQ बाई R प्लस A कोस थीटा। ठीक, बस अब यहाँ पे V प्लस Q का वैल्यू रख दो, तो वो है KQ बाई R माइनस A कोस थीटा माइनस KQ बाई R प्लस A कोस थीटा। अब इसी को आगे सोल्व करते जाओगे कि KQ को कॉमन निकाल लिया तो अंदर में बचा 1 बाई R माइनस A कोस थीटा माइनस 1 बाई R प्लस A कोस थीटा। ठीक है, और इसको जब आप सभी आगे प्रोसीड करते जाओगे तो मैं उसको यहाँ पे जो सोल्व मैंने कर रखा है नोट्स में उसी को डायरेक्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, ये रहा लैंग्वेज के साथ जो मैंने डिस्कस किया वही यहाँ पे लिखा गया है। तो V प्लस क्यू V माइनस क्यू सबका वैल्यू पुट किया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम वगैरह सब लेकर के सोल्व करोगे तो आप सभी को ये एक्सप्रेशन मिलेगा। और यहाँ पे देखो, तो अगर हम लोग R को बहुत बड़ा कह दें A से, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो सिर्फ क्या बचेगा, R स्क्वायर बचेगा। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया KP कोस थीटा बाई R स्क्वायर। और P किसके प्लेस पे लिखा है, ये जो 2QA है ना, इसको डाइपोल मोमेंट कहते हैं P, तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया डाइपोल मोमेंट के टर्म में। आई होप आप सभी को ये समझ में आया हो। ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अब हमें पढ़ना है कैपेसिटर। ठीक है, और कैपेसिटर में क्या पढ़ना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक्चुअली में कैपेसिटर किसको कहते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, ये सभी भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, लेकिन वो आप सभी जब पढ़ोगे थ्योरी तो समझ में आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं, और वो नोट्स में इंक्लूडेड है, आप सभी उसको देख सकते हो। अब यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन करना है, इसका कैपेसिटेंस का हम सभी को एक्सप्रेशन निकालना है, तो उसके लिए आप सभी को कुछ कुछ बात जानना पड़ेगा। क्या, गॉसेस थ्योरम में हमने पढ़ा कि अगर कोई एक इन्फानाइट प्लेट हो, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इन्फानाइट प्लेट हो,
जिसमें कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होता है, तो इस प्लेट के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डेराइव किया था वो आया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आई होप आप सभी को ये मालूम हो। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आउटवर्ड डायरेक्शन में, इस सरफेस के आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर यहाँ पे सपोज करें हमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है, और ये कैपेसिटर कैसे फॉर्म हुआ, तो दो प्लेट हैं, एक पॉजिटिव चार्ज वाला और एक नेगेटिव चार्ज वाला, और इनके बीच का जो सेपरेशन है उसको हमने d मान रखा है, और ये दोनों प्लेट का एरिया को a मान रखा है। ठीक, अब देखिए ये जो पॉइंट होगा ना प्लेट के बाहर, पहला वाला रीजन, और ये इसको मान लेते हैं दूसरा वाला रीजन, और इसको मान लेते हैं तीसरा वाला रीजन। तो पहला वाला रीजन में क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस प्लेट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में, और माइनस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नीचे की तरफ, क्योंकि माइनस की तरफ ही होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ऊपर में है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, और नीचे में भी होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फील्ड कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल भी है तो कैंसल आउट हो गया। थर्ड रीजन में देखें आप सभी, तो माइनस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, माइनस के तरफ, और प्लस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब ये भी है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये भी है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसके वजह से भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल कितना हो गया यहाँ पे, 0। तो देखो प्लेट के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। अब प्लेट के बीच में देखते हैं, ये एक्सप्लेन करना जरूरी है क्योंकि ये भी हम सभी को मेंशन करना होता है। ठीक है, सेकेंड रीजन में देखिए, तो प्लस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगा, बाहर की तरफ एक्चुअली में है ना, और माइनस के वजह से भी क्या होगा, टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दोनों सेम डायरेक्शन में है तो जोड़ते हैं। अब ये दोनों को सोल्व करोगे तो आप सभी को मिलेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और दोनों साइड में 0 0 होता है। अब आते हैं यहाँ पे, तो हमने क्या क्या कंसिडर किया था, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसमें एक प्लेट का चार्ज है प्लस सिग्मा और एक का है माइनस सिग्मा, और दोनों के बीच का डिस्टेंस को d मान रखा है, और इन दोनों का जो एरिया होगा उसको a मान रखा है। और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, उसका वैल्यू कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है चार्ज बाई एरिया। ठीक है, अब हम सभी को मालूम है कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV, जहाँ पे Q का मतलब चार्ज, C का मतलब कैपेसिटेंस, और V का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल। और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, आप सबको आई होप मालूम हो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन होता है जिसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, और वो होता है E इज इक्वल टू dV बाई dr। यहाँ पे नेगेटिव भी होता है, लेकिन हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं। ठीक है, ये भी आप सभी को नोट्स में इंक्लूडेड है, वो भी मिल जाएगा कैसे डिराइव करते हैं। इसमें जनरली 2 पॉइंट्स आते हैं तो वो भी मेंशन है। ठीक, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लिखना चाहें तो पोटेंशियल को भी लिख रहे हैं, और dr मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कितना है, वो है d। तो v इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, v इज इक्वल टू मिल रहा है E इंटू डी, और E कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वो तो है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक, अब क्योंकि हमको यहाँ पे क्या चाहिए, C का वैल्यू चाहिए ना, तो C इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाई V। देखिए V इधर जा करके डिवाइड हो जाएगा, Q बाई V। Q को तो Q लिख के छोड़ देंगे, V कितना है, तो ये हमने V डिराइव किया जो कि है सिग्मा, नीचे एप्सिलॉन नॉट ना लिख करके ऊपर लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, D। ठीक, इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, तो C इज इक्वल टू Q एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, देखो सिग्मा का वैल्यू, सिग्मा का मतलब होता है चार्ज बाई एरिया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे चार्ज, और नीचे एरिया ना लिख करके ऊपर लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, D। तो Q से Q कट गया, तो C इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो ये होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस,
जब डाइलेक्ट्रिक नहीं है, यहाँ पे बीच में कुछ भी नहीं भरा गया है, खाली है तब। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है वर्ड के साथ। एग्जाम में इसी तरह से लिखोगे तो आप सभी को मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। ये सीबीएसई के मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग लिखा गया है आंसर, तो टेंशन का बात है नहीं। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब इसमें हम लोग डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं फुल्ली। ठीक, तो अभी ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक हमने भर रखा है और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की है। और वही प्लस सिग्मा चार्ज माइनस सिग्मा चार्ज, इसका प्लेट एरिया को ए मानते हैं और इनके बीच का डिस्टेंस को डी मानते हैं। और जब कुछ भी नहीं भरा हुआ था इसमें, डाइलेक्ट्रिक शुरू में नहीं भरा हुआ था, तो हम लोग जो कैपेसिटेंस अभी हमने डिराइव किया वो कितना आया था? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो इसको हम लोग कुछ देर के लिए सी नोट बोल के रखेंगे, जब भी ये मिलेगा ना तो उसके जगह पे हम सी नोट लिख सकते हैं। और जब कुछ भी नहीं भरा गया था ना, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? तब इलेक्ट्रिक फील्ड था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। तो इसको हम लोग ई नोट कहेंगे। शुरुआत में जब कुछ भी नहीं भरा गया था ना, तब का बात कर रहे हैं। चलिए अब एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब भी डाइलेक्ट्रिक भरा होता है तो जो नया वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद, वो होता है शुरुआत वाला इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब शुरुआत में कितना था उसको रखेंगे और डिवाइड किससे कर देंगे? जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा ना उससे। कम हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में, जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है। अब हमने अभी देखा था E इज इक्वल टू था V बाई डी, मतलब जो भी पोटेंशियल होगा और जो भी डिस्टेंस होगा, ये रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। तो V इज इक्वल टू क्या होगा? V इज इक्वल टू होगा E इंटू डी, यानी कि E का वैल्यू कितना होगा? E का वैल्यू है E नोट बाई के, सॉरी E नोट बाई के इंटू डी। और E नोट का वैल्यू कितना है? तो E नोट का वैल्यू है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट इंटू के इंटू डी। अब क्योंकि हमको पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है? सी भी, तो C इज इक्वल टू क्या होगा? Q बाई भी, और Q तो Q है, V के प्लेस पे क्या रखेंगे? सिग्मा। नीचे एप्सिलॉन नोट ना लिख करके ऊपर लिख सकते हैं, K भी नीचे है ना? ओ सॉरी, K ऊपर हो जाएगा। यहाँ पे देखें, देखिए Q इज इक्वल टू सी भी हो गया, तो C इज इक्वल टू Q बाई भी हो जाएगा। तो C इज इक्वल टू Q, V के प्लेस पे ये रखना है ना सिग्मा डी, और ये जो एप्सिलॉन नोट K है वो ऊपर चला जाएगा। और हम लोगों को मालूम है सिग्मा को क्या लिखते हैं? चार्ज बाई एरिया, लेकिन एरिया ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल होके, और नीचे में क्या रह जाएगा? डी। तो Q से Q मर गया, तो C इज इक्वल टू कितना बचा? K, और इधर क्या है? A एप्सिलॉन नोट बाई डी। और ध्यान से देखो तो ये तो पहला वाला ही कैपेसिटेंस है ना, जब कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था डाइलेक्ट्रिक सब, तो इसको लिखेंगे सी नोट इंटू के। तो यहाँ पे एक चीज़ आप सभी गौर करो कि जब हमने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया तो कैपेसिटर सी नोट नहीं है, अब उससे कुछ के टाइम्स बढ़ गया। तो ये सवाल भी आता है कि जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस पहले से इंक्रीज कर जाता है। कितना टाइम? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम, है ना? ठीक है, तो ये था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। अब लास्ट में हमको पढ़ना है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। और ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है? ये 5 स्टार क्वेश्चन। और ये जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इसमें 2 बात पूछा जाता है स्टूडेंट। पहला तो एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा कैपेसिटर में, उसका एक्सप्रेशन मालूम कीजिए। और सेकंड में एनर्जी डेंसिटी, है ना? एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी किसको कहते हैं? तो एनर्जी बाय वॉल्यूम, है ना? इसको एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। और इसका जो एक्सप्रेशन का फॉर्मूला आता है वो है 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नोट। तो यही प्रूव भी करना है। तो चलिए यहाँ पे समझ भी लेंगे, बहुत ही आसान है ये। मान लेते हैं कि हमें एक स्फेरिकल कंडक्टर गिवन है जिसका रेडियस है r, और हमको इस कंडक्टर में चार्ज भरना है। कितना चार्ज भरना है टोटल? तो टोटल कैपिटल Q चार्ज भरना है, ठीक है? मान लेते हैं 10 कूलम चार्ज भरना है। तो आप क्या करोगे?
जैसे 10 कूलम चार्ज भरोगे तो पहले 1 कूलम दोगे, फिर 2 कूलम दोगे, फिर 4 5 6 ऐसा करते करते टोटल कितना चार्ज भरना है, क्यू चार्ज भरना है। ठीक, तो चलिए मैंने इसको छोटा वाला क्यू चार्ज दिया, अभी और चार्ज देना है ताकि हम ये क्यू चार्ज बना पाएँ। ठीक, तो जैसे ही आप सभी ये प्लस क्यू चार्ज दोगे ना, ठीक है, क्योंकि टोटल चार्ज क्यू करना है तभी आधा भरे हैं या फिर आधा से कम क्यू, और जैसे ही और एक्स्ट्रा चार्ज भरने के लिए जाओगे तो आपको एक फोर्स से सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे एक छोटा सा चार्ज डी क्यू और ऐड करना है हमको। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, रिपेल्ड होगा, लेकिन हमको ज़बरदस्ती ही पुट करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हमको वर्क डन करना पड़ेगा। और हम लोगों को पता है कि वर्क V इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाई चार्ज, तो W इज इक्वल टू क्या होगा, V इंटू क्यू, है ना। अब अगर हमें ये छोटा सा चार्ज इसमें पुट करेंगे तो हमको छोटा सा वर्क डन करना पड़ेगा, कितना, तो DW इज इक्वल टू होगा V इंटू DQ। ठीक है, और क्योंकि हम लोगों को मालूम है Q इज इक्वल टू C भी होता है, तो C इज इक्वल टू Q बाई V होगा। ठीक, कितना Q, पहले तो Q छोटा वाला Q चार्ज डाले हैं ना, तो यहाँ पे C इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई V, और अगर इसमें हम लोग पुट करें यहाँ पे DW इज इक्वल टू, है ना, तो DW इज इक्वल टू क्या होगा, V माने Q बटा सॉरी V इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया हमने, यहाँ पे V इज इक्वल टू लिख सकते हैं Q बाई C, है ना। ठीक है, आप सभी देखो Q और ये C को नीचे डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, V मिलेगा, और ये छोटा Q हम लोग डालेंगे क्योंकि यहाँ पे छोटा Q हमने इतना चार्ज देंगे तो कितना कैपेसिटर या फिर कितना पोटेंशियल बनेगा वो हम सभी यहाँ पे लिखने वाले हैं। ठीक है, तो DW इज इक्वल टू होगा Q बाई C इंटू DQ। ठीक, ये स्मॉल वर्क डन हुआ। अब हम सभी को इसी तरह से छोटा छोटा वर्क डन को ऐड करना होगा, और वही वर्क डन को तो हम सभी पोटेंशियल एनर्जी या फिर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कहेंगे। तो टोटल वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन होगा ऐसा ही छोटा छोटा वर्क डन को जोड़ करके, कहाँ से कहाँ तक, तो शुरू में चार्ज 0 था और इस चार्ज को पूरा क्यू बनाने तक जितना भी वर्क डन करना पड़ेगा छोटा छोटा उसी को जोड़ेंगे, और यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू, इसको सोल्व करते जाएंगे, 0 टू क्यू, DW का फॉर्मूला होता है Q बाई C इंटू DQ, और यहाँ पे देखो तो कांस्टेंट होगा कैपेसिटेंस तो, है ना, तो 1 बाई C 0 टू Q इंटू DQ। Q का पावर 1 है तो इंटीग्रेशन क्या होगा, Q का पावर 2 बाई 2, क्योंकि आई होप आप सभी को मालूम हो कि x का पावर n रहता है तो इसका इंटीग्रेशन होता है x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ठीक है, तो W इज इक्वल टू क्या मिल रहा, 1 बाई C, और लिमिट है 0 टू Q। सबसे पहले अपर लिमिट पुट अप करेंगे तो होगा Q स्क्वायर बाई 2, और 0 पुट करने से तो खत्म ही हो जाएगा, है ना। तो W इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, 1 बाई 2 Q स्क्वायर बाई C। तो ये है वर्क डन, और इसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, लेकिन इसमें आप सब चेंज करके भी बहुत सारा बात लिख सकते हो, जैसे Q इज इक्वल टू C भी होता है जानते हैं, तो यही वर्क डन और किस रूप में चेंज हो जाएगा, तो Q के प्लेस पे लिख सकते हैं C स्क्वायर V स्क्वायर बाई V, तो एक भी से एक भी कटेगा, तो W इज इक्वल टू क्या मिला, हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, और इसी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे कैपेसिटर का, इसको भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, बस लिखने का फॉर्मेट चेंज हो गया है, बाकी है तो दोनों एनर्जी ही। अब एनर्जी डेंसिटी का बात करते हैं। ठीक, तो ये रहा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, जिसका कि नोट मिल जाएगा, जो भी हमने एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे हमने लिख रखा है। चलिए आते हैं अब एनर्जी डेंसिटी डिराइव करने में। तो एनर्जी डेंसिटी डिराइव करने के लिए हम लोग एक्चुअली में कोई भी कैपेसिटर ले सकते हैं, तो आसान बनाने के लिए हम सभी यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेंगे। ठीक, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया को A मानेंगे, इसके बीच का दूरी को D मानेंगे। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पे वॉल्यूम ही लिखेंगे क्योंकि पोटेंशियल फिर समझ लेंगे ना, इसीलिए। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना मिलेगा, एरिया A है और हाइट D है, तो वॉल्यूम हम सभी का A इंटू D होने वाला है। अब अभी हमने देखा एनर्जी इज इक्वल टू क्या था, 1 बाई 2 CV स्क्वायर, और वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम है A इंटू D। और फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना, फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम सभी डिराइव कर चुके हैं कि C का फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो अगर मैं
एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहूँ, एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, ऊपर में रखेंगे एनर्जी और नीचे में रखेंगे क्या, वॉल्यूम, इसी को बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी कितना है, हाफ सी वी स्क्वायर, और वॉल्यूम कितना है, ए इंटू डी, और सी का वैल्यू कितना है, तो सी का वैल्यू हमें रखना है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और वी स्क्वायर पहले से है और यहाँ पे भी क्या है, ए इंटू डी है, तो ए से ए तो मर गया, तो आंसर कितना आ रहा है 1/2। और यहाँ में से अगर हम सभी देखें तो एप्सिलॉन नॉट को तो बगल में रखते हैं, यहाँ पे क्या है, वी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर है, और आप सभी याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था ना वी बाई डी, तो यहाँ पे 1/2 एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख सकते हैं ई स्क्वायर, तो ये आया एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये साथ में ही पूछा जाता है, तो हम लोग ने ये भी जान रखा है। चलिए, तो फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी इज इक्वल टू ये होता है, जानते हैं, तो और एनर्जी डेंसिटी जिसको कि यू से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल यू से, तो अभी जो हमने एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे डिराइव्ड किया हुआ है। ठीक, आई होप आप सभी को ये समझ में आया हो। तो सेकेंड चैप्टर में बस हम सभी को इतना ही पढ़ना है, अगर इतना पढ़ोगे तो क्वेश्चन मैच आई होप कर ही जाएगा। ठीक, तो ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप सभी कंप्लीट कर सकते हो। और आप सभी को अगर इसी तरह से दूसरे चैप्टर्स का भी क्रैश कोर्स देखना है तो सभी का नोट्स और सभी का जो भी वीडियोज़ हैं वो अपलोडेड है, आप सभी गिवन लिंक पे क्लिक करके उसको विजिट कर सकते हो।